हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सेकंड लेक्चर ऑफ रोटेशनल मोशन। लास्ट लेक्चर में हमने सारे बेसिक टर्म्स को कंप्लीट किया था, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी एंड ऑल द पैरामीटर्स। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्पेशली टॉर्क की। ओके, टॉर्क आप लोग ने टर्म बहुत सुना होगा। टॉर्क बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, बेसिक चीज को बोलते हैं। ओके, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो क्वेश्चन में कोई भी चीज टर्म इसमें से यूज हो, आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके, ऐसी क्रोनोलॉजी देखिए कैसे। जैसे फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज इन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के। फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी चीज चेंज हो जाती है। सिमिलरली टॉर्क रिस्पॉन्सिबल होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। ओके, क्लियर। अब टॉर्क क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसकी बात करते हैं। कोई भी चीज अगर आपको टर्न करना होता है, मीन्स अमाउंट ऑफ टर्निंग, तो अमाउंट ऑफ टर्निंग बेसिकली तीन चीजों पे डिपेंड करती है। फर्स्ट इज कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई, पॉइंट एट विच वी अप्लाई द फोर्स एंड एट एंगल वी अप्लाई द फोर्स। एक एग्जांपल मैं देता हूँ। लेट्स से एक दरवाजा होता है जो आप ओपन करने की कोशिश करते हो। उस दरवाजे का हैंडल यहाँ पे है लेट्स से, और यहाँ पे वो दरवाजा माउंटेड है। आपके पास कई चीज़ें हो सकती हैं। आप यहाँ पे भी फोर्स लगा के पॉइंट ए पे भी फोर्स लगा के इसको खोलने की कोशिश कर सकते हैं, पॉइंट पे भी फोर्स लगा के इसको खोलने की कोशिश कर सकते हैं। पर आप देखेंगे पॉइंट ई से अगर आप इसको ओपन करने की कोशिश करेंगे तो इसको ओपन करना बहुत हार्ड होता है, जबकि पॉइंट बी से ये बहुत ईजिली ओपन हो जाता है, इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स। जबकि आप अगर फोर्स को बढ़ाएं तो ये बहुत तेजी से ओपन होगा या बहुत धीरे से ओपन होगा। तो अमाउंट ऑफ फोर्स इस पर डिपेंड करता है, पॉइंट डिपेंड करता है, और ऑल्सो किस एंगल पे डिपेंड करता है। लेट से आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो या इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, ओके, पैरेलल टू द डोर लगा रहे हो फोर्स। जिस प्लेन में डोर है उसी प्लेन में फोर्स लगा रहे हो तो आपका डोर कभी नहीं खुलेगा। लेकिन आप उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हो तो आपका डोर इजीली ओपन हो जाएगा। ओके, तो एंगल, कितने एंगल पे आप यूज कर रहे हैं। आप स्क्रूज जो होते हैं, जो स्क्रू होते हैं, उनको भी आपने ओपन किया होगा, तो उसमें भी ये लॉजिक लगता है। ऐसे स्क्रू है, लेट्स से कोई स्क्रू है आपके पास। ओके, ये स्क्रू आप ओपन करते हो। ओके, ऐसे आप फोर्स कैसे लगाते हो, ऐसे फोर्स लगाते हो। आप ऐसे फोर्स नहीं लगाते, इस डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाते हो, ऐसे फोर्स लगाते हो, और एक हाई अमाउंट फोर्स भी लगाते हो। और यहाँ पे लगाते हो, यहाँ पे फोर्स भी नहीं लगाते। तो किस, वहाँ पे कितना फोर्स लगा रहे हो, किस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो, किस एंगल पे फोर्स लगा रहे हो, इस पे भी बहुत डिपेंडेंसी होती है आपके टॉर्क की। ओके, तो पहला पॉइंट है टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, द अमाउंट ऑफ फोर्स दैट यू अप्लाइड, कितना फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं। ओके, दूसरा पॉइंट, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, एक स्क्रू है आपके पास, या इसको आप ओपन करने की कोशिश करते हो इस तरह, राइट, इसको आप ओपन करने की कोशिश करते हो। अब आप कई जगह फोर्स लगा सकते हो। लेट्स से ये एक पार्ट हो गया आपका, दूसरा एक और स्क्रू मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, इसको भी आप ओपन, लेकिन इसका हैंड बड़ा है। ओके, इसका हैंड बड़ा है। ओके, आप देखोगे कि अगर यहाँ पे आप R1 फोर्स, यहाँ पे आप F1 फोर्स लगा रहे हो, ओके, यहाँ पे आप F2 फोर्स लगा रहे हो। इसका देखिए R2 रेडियस है, इसका रेडियस लेट्स से R1 है, एंड R2 इज ग्रेटर देन R1। तो आपको ये मिलेगा कि टॉर्क, आप दूसरे कंडीशन में आप उसमें आसानी से रिवोल्यूशन लेते आ रहे हैं। मतलब अब ज़्यादा सिंपली आप नट को इस कंडीशन में खोल पाओगे कम फोर्स के साथ इवन। ओके, तो टॉर्क इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। ओके, ये दो बातें आप अच्छे से याद रखिएगा। तीसरा कंडीशन क्या होगा, एक और कंडीशन, एंगल की बात हमने की थी। लेट्स से हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, हम ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं और हम फोर्स को इस एंगल पे लगा रहे हैं, सम एंगल, वी डोंट नो एंगल, जस्ट एक रैंडम एंगल। ओके, तो फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगेगा, थीटा एंगल पे फोर्स हमने लेट्स से लगाया है, तो ये हो जाएगा F cos थीटा। ओके, और इस डायरेक्शन में आ जाएगा F sin थीटा। अब बिकॉज F cos थीटा रेडियल डायरेक्शन के लाइन है, या F cos थीटा आप बोल सकते हैं कि
रोटेशन लाइन के लाइन में है, रोटेशन के लाइन में है, पाइवोटेड पॉइंट के लाइन में है, तो ये कोई रोटेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा सिंस f cos theta passes through the axis of rotation. That is why it does not produce any torque, और इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं कि it is parallel to moment arm. Okay, so this is your moment arm actually, this is your moment arm, ये जो लेंथ है इसका, this is your moment arm, ये moment arm कहलाता है. तो the forces which are parallel to the moment arm will not produce any kind of rotation. इस बात को आप याद रखिएगा. ओके, तो ओनली यहाँ पे f sin थीटा ही एक जो रोटेशन होगा वो प्रोड्यूस करेगा. ओके, तो यहाँ से भी हम ये पता कर सकते हैं कि टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f sin थीटा. अगर हम सभी को कंबाइन कर दें तो टाउ इज इक्वल टू आ जाएगा r f sin थीटा. ओके, बेसिकली इस बात को याद रखिएगा, जो फोर्सेस जो मोमेंट आर्म के पैरेलल होंगे, एनी फोर्स पैरेलल टू द मोमेंट आर्म विल नेवर प्रोड्यूस एनी रोटेशन. ओके, इसलिए आप sin थीटा. तो टाउ इज इक्वल टू, हम सिंपली एक अगर वेक्टर फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो टाउ को लिख सकते हैं वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f. ओके, तो अब आपको समझ में आएगा कि इसका डायरेक्शन कैसे निकाला जाएगा. ओके, तो r और f के बेसिस पे आप इसका डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे, और इसको आप लिख सकते हो, अगर हम वेक्टर फॉर्म में थोड़ा लिखना चाहें तो वेक्टर r क्रॉस वेक्टर r f वेक्टर रो फॉर्म rf sin थीटा n cap. n cap is in the direction of r cross f. okay, n cap is in the direction of r cross f. ठीक है. ओके, अभी r क्रॉस f से तो हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर रोटेशन हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं, लेट्स से यही सेम नट बोल्ट का लेता हूँ एग्जांपल में. ओके, यही नट है आपके पास. इसी में अगर मैं रोटेशन लेट्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर मैं रोटेशन कर रहा हूँ, फोर्स में इधर से इधर लगा रहा हूँ, ऐसे लगा रहा हूँ, तो ये होगा टॉर्क विल बी नेगेटिव. और अगर यही सेम चीज मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, तो टॉर्क विल बी पॉजिटिव. सो कब टॉर्क नेगेटिव होगा, कब टॉर्क पॉजिटिव होगा, ये आपको देखना होगा. ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन टॉर्क इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन टॉर्क इज नेगेटिव. ओके, इसी के बेसिस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ. जैसे देखिए, एक सिस्टम मैं यहाँ बनाऊंगा, सॉरी, ओके, एक बॉडी यहाँ पे है, यहाँ पे एक पाइवोट कर दिया मैंने यहाँ पे इस पॉइंट को. अब मैं फोर्सेस इस पे लगा रहा हूँ, देखिए कैसे कैसे फोर्सेस मैं यहाँ पे लगा. F1 फोर्स मैं यहाँ लगा रहा हूँ. ओके, F2 फोर्स मैं यहाँ लगा रहा हूँ. F3 फोर्सेस, F4 फोर्सेस, ऐसे ही फोर्सेस में लगा रहा हूँ. लेट्स से दिस इज F3, दिस इज F4, दिस इज F5. उसको इधर से भी मैं फोर्सेस लगा रहा हूँ. ये लिसन दिस इज समथिंग F6 एंड F7. ओके, तो ये सारे फोर्सेस मैंने यहाँ लगा दिए, और सारे फोर्सेस इक्वल है. ऑल फोर्सेस आर Fi इज इक्वल टू 10 न्यूटन. सारे के सारे फोर्सेस 10 न्यूटन के. ओके, आपको टॉर्क की डायरेक्शन बतानी है. टॉर्क पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ये भी आपको बताना है. ओके, ये सिंपल सा क्वेश्चन है. चलिए इसको मैं थोड़ा सा छोटा बना देता हूँ ताकि कन्वीनियंटली हम लोग इसको स्टडी कर सकें. ओके, ये आपका प्लॉट रहा. ठीक है, ये हो गया R, राइट, ये हो गया आपका R. अब सिंपली राइट हैंड रूल लगाएंगे, एफ टाउ की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वेक्टर r क्रॉस वेक्टर f से. ओके, तो यहाँ पे मैं टॉर्क फोर्स लिखता हूँ और यहाँ पे उनके डायरेक्शंस लिखता हूँ. ओके, चलिए अगर हम F1 की बात करें तो F1 ये इस लाइन के R के पैरेलल है, तो नो रोटेशन, कुछ नहीं रोटेशन फॉलो करेगा. F2 की अगर बात करें इस डायरेक्शन में, तो R क्रॉस F कितना हो जाएगा, R क्रॉस F हो जाएगा इस कंडीशन में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, राइट, इनवर्ड डायरेक्शन मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा. तो ये हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन. F2 मतलब नेगेटिव हो जाएगा. F2. F3 कितना है, F3 इधर है, और इसकी वजह से R क्रॉस F अगर आप करोगे तो R इधर जाएगा, R विल go like this, this is vector R, and then R cross F is equal to anti-clockwise outward direction. Okay, so this is F3 anti-clockwise. Okay, then अगर F4 की हम बात करें, F4 भी सेम है, परपेंडिकुलर या समथिंग F3 की डायरेक्शन में है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही देगा. ओके,
अच्छा F5 की अगर हम बात करें तो F5 R क्रॉस F होता है, तो F5 डेफिनेटली ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन देगा। ओके। अच्छा F6 की अगर बात करें तो F6 ये जा रहा है, इसको हम अगर ऐसे बढ़ा दें, दिस विल बी योर F6, R क्रॉस F आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। F7 की बात करें तो F7 इसी लाइन में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, रेडियल डायरेक्शन में ही है, तो ये नो रोटेशन। ओके, तो जितने भी एंटी क्लॉकवाइज हैं सारे आउटवर्ड मोशन है। ओके, जितने भी क्लॉकवाइज हैं सारे इनवर्ड, टॉर्क का डायरेक्शन इनवर्ड है। ओके, टॉर्क का डायरेक्शन इनवर्ड है। इजी। तो इस तरह से आप डायरेक्शंस और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोशंस और इतना याद रखें, क्लॉकवाइज और ऑलवेज नेगेटिव टॉर्क, टॉर्क नेगेटिव फॉर्म करेंगे। ओके, फोर्स नहीं, टॉर्क नेगेटिव फॉर्म करेंगे। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन लगाते हैं इसी पर। एक डिस्क मैं आपको देता हूँ, ये रहा एक डिस्क, इसको यहाँ पे ऐसे पाइवोट कर दिया गया है, एक F फोर्स में यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ। ओके, F फोर्स है तुम्हारा 10 न्यूटन का, रेडियस है तुम्हारा 2 मीटर का। फाइंड टॉर्क, कैसे निकालेंगे? सिंपली यहाँ पे फोर्स टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है। तो R एंगल हो गया दोनों के बीच का 90 डिग्री, दिस इज वेक्टर R, दिस इज वेक्टर F, दोनों के बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। टाउ इज इक्वल टू R वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F इज इक्वल टू 20, ओके, 20 न्यूटन मीटर, यू नो, 20 न्यूटन मीटर। क्लियर? एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, ये आपका बॉडी है, यहाँ पे इसको पाइवोट कर दिया गया है, फोर्स ऐसे लगा जा रहा है। ओके, दिस इज द फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स। क्लियर? 10 न्यूटन का फोर्स ऐसे लगाया जा रहा है, कुछ 37 डिग्री पे, इससे 37 डिग्री पे कुछ 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। क्लियर? ओके, नाउ फाइंड द टॉर्क। सिंपली देखते हैं कैसे निकलेगा टॉर्क। ये चीज़ मैं आपको एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा। सॉरी, एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताना चाहूँगा। जब भी आपके पास एक 37 डिग्री का ट्रायंगल आए, इसलिए 37 डिग्री, ओके, तो इसके साइड्स देख लीजिए 5 3 4। अब इससे आप सारे एंगल्स निकाल सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 cos 37, यहाँ पे परपेंडिकुलर रहेगा 10 sin 37। क्लियरली cos 37 कोई एंगल प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रेडियस के डायरेक्टली डायरेक्शन में ही है। ओके, तो टॉर्क कितना हो जाएगा? R cross F is equal to R is what is the radius? This is, let's say this is 1 meter. Okay, let's say this is 1 meter. The distance at which force is applied is 1 meter. So R is 1 into F is 10 sin 37. Okay, this is 10 sin 37 will be 3 by 5 is equal to 6 Newton meter. And what is the direction? This is your R cap, this is your R cap, and this is your F cap. So R cross F, this is anti-clockwise direction, and then R cross F is outward direction. This will be positive 6. No, clear? Okay, one more question देते हैं आपको। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि एक सर्कल मैं आपको ऐसे देता हूँ। ओके, इसको मैंने पाइवोट कर दिया एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे आई जस्ट पाइवोटेड इट। ओके, नाउ एक फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे लगाया जा रहा है, 20 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है, एंड 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया जा रहा है। ओके, लेट्स से दिस इज F1, दिस इज F2, एंड रेडियस इज 2 मीटर्स। Okay, this radius is 2 meter. Perfect. Clear? Yes. Now see, torque produced by first force is R F1 is equal to 2 into 20 Newton. Okay. अब आप देखिएगा डायरेक्शन किधर है, ठीक है। दिस इज योर R cap डायरेक्शन, दिस इज योर F cap डायरेक्शन, दिस इज डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, so it is outward direction. Okay, it is outward, means torque will be positive 40 Newton meter. Now tau 2 की अगर बात करें, this is RF2 which is 2 into 10 which is equal to, or now in this condition this is R cap
this is your F cap, this is R cross F is definitely, sorry, this is not the R cap direction. Okay, this is R cap direction. We are taking R cap in the positive direction. That is fine. Okay, this is now 20 Newton. Okay, this is 20 Newton. Now the net torque that we have, what is the net torque that we have now? Okay, there is something wrong, I think. Here the rotation is in the clockwise direction and the anti-clockwise direction. Sorry, here I messed up this thing. Here the direction is anti-clockwise because R cross F, right? So this should be is 40 Newton. This is a clockwise. Okay, this is clockwise. Yeah. And this is anti-clockwise. Yes. Okay, then 20 Newton is anti-clockwise. Okay, so this clockwise motion is should be negative, right? Yes. So now net torque is equal to tau 1 plus minus tau 2 plus minus tau 3 and so on. Okay, so now is equal to simply minus 40 plus 20 is equal to minus 20 Newton, and negative size shows here कि motion clockwise है. Okay, this is simply clockwise motion. Clear? Yes, all clear. I think so that everything is clear. एक और टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको दूंगा. मतलब क्वेश्चंस तो बहुत टाइप के हो सकते हैं, पर सोल्यूशन करने का तरीका. लेट्स से एक फोर्स मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ. क्वेश्चन है ये, फोर्स आई डिफाइंड हियर इज 2i cap plus 3j cap minus k cap. Okay? And the point at which the force is acted is 1, 2, 2. Find the moment of inertia of the force about the point, means we have to find torque about, find torque tau about 0, 1, 3. Perfect. My solution. Okay, it is something like this. Tau, we know tau is equal to vector r cross vector. Okay, we know the value of f, we don't know value of r. Okay, so we will get the value of r. मीन्स कैसे होता है, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और इस पॉइंट पे पाइवोटेड है, दिस इज योर वेक्टर आर. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, दिस इज योर वेक्टर आर. तो वेक्टर आर कितना हो जाएगा? दिस इज योर फाइनल पॉइंट, मीन्स की दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट. ओके, तो वेक्टर आर हो जाएगा आपका 1 minus 0 i cap plus 2 minus 1 j cap plus 2 minus 3 k cap. Okay, this is your vector r. Okay, ये हो गया आपका वेक्टर r, 2 minus 3 k cap, 2 minus 3 k cap. Okay, then vector r is equal to i cap plus j cap minus k cap. Okay, अब टॉर्क कैसे निकालना है? आपको डिटरमिनेंट फॉर्म पता है, आई कैप, जे कैप, के कैप. वेक्टर आर मीन्स 1, 1, -1, and vector f in vector is 2, 3, -1, right? Now just solve the equation. I tau is equal to I cap -1 plus 3 minus j cap -1 plus 2 plus k cap 3 minus 2. Okay, this will be 2i cap minus j cap plus k cap. Okay, this is your torque. Clear? I think it's clear, but there is something wrong. -3, it is -3. Okay, so this will be minus 1 minus 3. I think -1 I cap in -1 into minus plus 3. That is fine. Yeah, I'm right. Yeah, okay. So this is plus 2, right? So mod of tau is equal to root of 4 plus 1 plus 1 is equal to root 6. Okay, then tau mod of tau is equal to root 6 Newton meter. Answer. This is your answer. Okay, इस तरह से टॉर्क को आप डिफरेंट क्वेश्चंस को फॉलो अप कर सकते हैं. मुझे नहीं लगता टॉर्क में भी कोई याद डाउट होगा. अगर कोई भी डाउट हो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं. ओके, एक और बात अगेन मैं रिपीट करता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. कंपोनेंट ऑफ टॉर्क विच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट. ये बात याद रखिएगा, कैन प्रोड्यूस. ओके, अब जैसे एक बात मैं बताता हूँ, टॉर्क जीरो कब कब होगा, टाउ जीरो कब कब होगा.
कंडीशंस। पहला कंडीशन है कि वेक्टर एफ मस्ट, इफ वेक्टर इज एफ इज पैरेलल टू वेक्टर आर। ओके। दूसरा, वेक्टर आर एफ पास थ्रू एक्सिस ऑफ रोटेशन। तीसरा, वेक्टर एफ पास थ्रू पाइवोटेड पॉइंट। जैसे ठीक 3 कंडीशंस हैं आपके पास जिससे ये नहीं, मतलब कि टॉर्क कंप्लीटली जीरो होगा। ओके। नो, इनको अगर थोड़ा डिटेल में आप समझना भी चाहते हैं तो ओके, देख सकते हैं। एक कंडीशन जो हमने बताया कि एफ इज पैरेलल टू आर, एफ अगर आर के पैरेलल हो जाए तो वहाँ पे कोई टॉर्क एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके। एक कंडीशन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। लेट्स से ये आपका एक डिस्क है और प्लेट है, एनीथिंग, ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके। मैं फोर्स यहाँ लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ फोर्स, वेक्टर एफ। ओके। आर कैप किधर है? इधर है आर कैप। तो टॉर्क किधर हो जाएगा? डेफिनेटली टॉर्क हो जाएगा टेंजेंशियल। ओके। डेफिनेटली इधर टॉर्क जीरो नहीं है, बट देयर इज नो टर्निंग इफेक्ट बिकॉज ऑफ टाउ इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके। आप देख रहे हैं टाउ इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके परपेंडिकुलर टॉर्क आ गया है। In this case, you will not see any kind of rotation. Okay, no turning effect. So, because it is also because tau is perpendicular to axis of rotation, so there is no component of torque along the axis of rotation. Okay, याद रखिएगा इस बात को। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा देखिएगा कैसे होगा। लेट्स से मैं एक पॉइंट है उस पर F फोर्स लगा रहा हूँ। मुझे लगता है इस पॉइंट्स को एक्चुअली ज़्यादा एक्सप्लोर करने की जरूरत है। दैट इज, आई थिंक दैट इज फाइन। मैं तीनों पॉइंट्स लिख दिए हैं, मैं हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इससे। ओके। ओके, तो इसके बाद हम लोग जस्ट बढ़ेंगे एक टॉपिक जिसका नाम है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ओके, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। और अगर आपको इस पॉइंट में कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि टॉर्क और कंडीशंस क्या क्या जिसमें जीरो हो सकते हैं। मैं इसको और ब्रॉड एक्सप्लेनेशन करके और वीडियो डाल दूंगा। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, सो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ओके, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम दो कंडीशंस में होते हैं। दो कंडीशंस कंपलसरी होनी चाहिए। पहला है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ओके, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स, ट्रांसलेशनल फोर्स मस्ट बी जीरो। ओके, इसका मतलब और भी बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो हो, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो हो, आप कोई भी कंडीशन ले सकते हैं। ओके, नेट फोर्स का मतलब क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू एफ जेड, किसी भी डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। दूसरा क्या है? रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर ये दो कंडीशंस वहां पे सेटिस्फाई हो रहे हैं तब मैं बोलूंगा द सिस्टम इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अभी रोटेशनल इक्विलिब्रियम को आप कैसे डिफाइन करोगे? रोटेशनल फोर्सेस जीरो होना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? सारे टॉर्क जीरो होने चाहिए। ओके, हर चीज की तरह डायरेक्शन के टॉर्क जीरो होने चाहिए। मींस टाउ नेट इज इक्वल टू जीरो। दिस सिंपल टॉर्क अपॉन एक्स, टॉर्क अबाउट वाई, टॉर्क अबाउट जेड, ऑल आर जीरो। ओके, और इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि अल्फा इज इक्वल टू जीरो हो, और अल्फा जीरो तो ऑब्वियसली ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट हो। मैं आप कांस्टेंट या जीरो कुछ भी बोल सकते हो इसको। और ओके, जीरो हुआ इट इज आल्सो कांस्टेंट, कांस्टेंट के साथ कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, लीनियर फोर्स एंड ऑल थिंग्स। ओके, एक टर्म यहाँ पे मैं डिफाइन करना चाहूँगा सिंपल सा, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं सिर्फ डिफिनेशन यहाँ पे बता रहा हूँ, इसकी बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। एक रॉड है आपके पास एक्स एक्सिस। ओके, ये उसका सेंटर ऑफ मास है। जब भी इस पर मैं फोर्स लगाऊंगा, जिससे इसका रेडियस आर है, ओके, इस सेंटर ऑफ मास है, ये कुछ एक्सेलरेशन से मूव करने की कोशिश करेगा। देन द फोर्स एक्टिंग ऑन द सेंटर ऑफ मास इज एम ए। ओके, मैं आर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दोनों साइड में लेट से, देन आर इंटू एफ इज इक्वल टू एम आर ए। आर इंटू एफ इज टाउ
Okay, this elastic is mr into acceleration is converted into r alpha. Then tau का एक नया फॉर्मूला आप यहाँ देख सकते हैं, mr स्क्वायर अल्फा. दिस इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ टाउ. ओके, अब कंपेरिजन अगर मैं करूँ, सिंपल कंपेरिजन कर रहा हूँ मैं, f इज इक्वल टू एम ए और टाउ में, तो a कंपेयर टू अल्फा, f कंपेयर टू टाउ, similarly mr square compared to a new term that is called moment of inertia. तो टाउ को मैं लिख सकता हूँ i अल्फा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास. ये देख रहे हैं आप कंपैरिजन, कितनी खूबसूरती से कंपैरिजन होता है यहाँ पे. सिर्फ आप अल्फा इन बेसिक चीज़ों को देखते चाहिए, सारी चीज़ें कंपेयर होती जाएंगी. जैसे बेसिक चीज़ों को देखते चाहिए मीन्स आपको ट्रांसलेशनल पैरामीटर्स पता है, फोर्स को डायरेक्टली हमने टॉर्क से कंपेयर कर दिया, मास को मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कंपेयर कर दिया. ओके, सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो आई हियर डिफाइंड इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मुझे लगता है इसमें किसी को कोई डाउट नहीं. ओके, ऑल क्लियर. इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा ब्रॉडली पढ़ेंगे. ओके, और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग कुछ स्पेशल काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को भी पॉइंट आउट करेंगे. ओके, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.